आज जिस पर्सनालिटी की मैं बात करूंगी, इन्हें गाने का बहुत शौक था। लेकिन घर में गाना सीखने के लिए कोई सोर्स नहीं था। हाँ, पड़ोस में एक रेडियो था जहां से अक्सर गाने की आवाज आया करती थी। ये अक्सर अपने पड़ोस वाले उस घर की दीवार पर कान लगाकर गाना सुनते थे और वहीं से गाना सीखते थे। आज की बात करें तो क्या रेडियो, क्या टीवी, क्या यूट्यूब, इनके गाने इतने पॉपुलर है, इतनी डिमांड है कि रिपीट मोड पर इनके गाने सुने जाते हैं। और आज की डेट में 6000 से ज्यादा बॉलीवुड सॉन्ग्स ये गा चुके हैं। इनके गानों में कई क्लासिक सॉन्ग्स शामिल है, जिसमें तुमसे मिलकर ना जाने क्यों, जब हम जवां होंगे, और गोरी है कलाइयां जैसे गाने शामिल है। गोरी हो कलाई चाहे काली हो कलाई, जो भी चूड़ी पहनाए बस जाए। आप समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। सिंगर शब्बीर कुमार की। शब्बीर कुमार की लाइफ से जुड़ी वो बातें मैं आपको बताऊंगी जो आपने शायद ही सुनी होंगी। कब शब्बीर कुमार जिस ऑर्केस्ट्रा के लिए रिजेक्ट हुए, उसी ऑर्केस्ट्रा ने उन्हें लीड वोकलिस्ट के रूप में इनवाइट किया। क्यों? जो शब्बीर कुमार मोहम्मद रफ़ी को अपना मेंटोर मानते थे, उन्हीं मोहम्मद रफ़ी के कारण शब्बीर कुमार पर लगा कॉपी और मिमिक करने का ठप्पा। और कैसे शब्बीर कुमार ने किशोर कुमार को रिप्लेस किया फिल्म कूली में और बने अमिताभ बच्चन की आवाज। शब्बीर कुमार बड़ौदा से आते हैं। उनके पिता रेवेन्यू में थे। बचपन बहुत गरीबी में बीता और कहते हैं कि जहां पर शब्बीर कुमार का घर था वहां पर प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं थी और बहुत कम लोग रहा करते थे। हाँ, कॉलोनी में कुछ ऐसे घर थे जहां पर रेडियोस थे। शब्बीर कुमार अक्सर अपनी मदर को गुनगुनाते सुनते थे और उन्हें गाने का बहुत शौक लगा। और तभी जब पड़ोस में रेडियो बजता था तो वो पड़ोस के घरों की दीवार पर कान लगाते थे, उस रेडियो को सुनकर गाना गुनगुनाते, गाना सीखते। धीरे धीरे शब्बीर कुमार की गानों पर इतनी पकड़ हो गई कि अपने मोहल्ले में वो गाना गाने के लिए फेमस हो गए। मोहल्ले में अक्सर जब भी बच्चे इकट्ठे होते तो शब्बीर कुमार को कहते कि तू गा, और वहां से शब्बीर कुमार को बहुत तारीफ मिलती थी। इससे उन्हें ये तो पता चल ही गया था कि उन्हें आगे म्यूजिक में ही बढ़ना है। हालांकि परिवार चाहता था कि शब्बीर कुमार अच्छे से पढ़ लिख कर गवर्नमेंट जॉब में जाए, इसीलिए कुछ समय वो बोर्डिंग में भी रहे। लेकिन बोर्डिंग स्कूल से लौट के फिर से उन्होंने गाना गाना ही शुरू किया। इसी दौरान उन्होंने एक ऑर्केस्ट्रा के लिए अप्लाई किया, लेकिन इस ऑर्केस्ट्रा ने शब्बीर कुमार की आवाज को रिजेक्ट कर दिया। तभी लोकल लेवल पर एक कंपटीशन होना था, सिंगिंग कंपटीशन, और वहां पर शब्बीर कुमार ने गाना गाया। और कहते हैं कि उस कंपटीशन को शब्बीर कुमार ने जीता, जिसके बाद सेम ऑर्केस्ट्रा जिसने शब्बीर कुमार को रिजेक्ट किया था, उन्होंने शब्बीर कुमार को हायर किया और अपना लीड वोकलिस्ट बनाया। अब ये तो बात अभी तक बड़ौदा तक ही चल रही थी। बड़ौदा से मुंबई तक का सफर कैसे हुआ, इसके पीछे भी एक इंटरेस्टिंग किस्सा है। शब्बीर कुमार लोकल लेवल पर शोज करने लगे थे और मुंबई भी आते जाते थे, शोज करके फिर से बड़ौदा लौट जाते थे। अभी तक वो स्टेज शोज ही कर रहे थे और बॉलीवुड फिल्मों के बारे में तो कभी सोचा भी नहीं था। इसी दौरान ऐसा हुआ कि ईयर 1980 में मोहम्मद रफ़ी, जो हमारी इंडस्ट्री के लेजेंडरी सिंगर है, उनकी डेथ हो जाती है। और उसके बाद मोहम्मद रफ़ी की याद में एक नाइट रखी जाती है जिसका नाम था एक रात रफ़ी के नाम। और यहाँ पर शब्बीर कुमार ने मोहम्मद रफ़ी के गाने गाए। और जैसे ही शब्बीर कुमार को मोहम्मद रफ़ी के गाने गाते लोगों ने सुना, उन्होंने कहा ये तो हूबहू मोहम्मद रफ़ी की तरह गाते हैं। वहाँ से उन्हें बहुत तारीफ मिली। ये शो उनका सक्सेसफुल हुआ। महीने में तकरीबन 50 शोज शब्बीर कुमार कर लिया करते थे। यानी कि अब बड़ौदा में रहना कम और मुंबई में रहना ज्यादा हो गया था। इसी दौरान शब्बीर कुमार की आवाज उषा खन्ना ने सुनी, जो एक बड़ी म्यूजिक डायरेक्टर थी और वो एक फिल्म पर काम कर रही थी, फिल्म तजुर्बा पर। और उसके लिए उन्हें एक गाना गाना था, हम एक नहीं, हम दो नहीं, हम हैं 5। इस गाने के लिए उन्हें 5 सिंगर्स के आवाज की जरूरत थी, तो सुरेश वाडकर को लिया गया, जो कि तब के बड़े सिंगर थे। दूसरे सिंगर थे किशोर कुमार के बेटे अमित कुमार, और तीसरे सिंगर के रूप में शब्बीर कुमार को लिया गया। शब्बीर कुमार के लिए ये सबसे बड़ा ब्रेक था। हालांकि उनकी सोलो आवाज नहीं थी, गाने में 5 सिंगर्स की आवाज थी। और उषा खन्ना जी के थ्रू ही शब्बीर कुमार की मुलाकात हुई लक्ष्मीकांत प्यारेलाल से, और यहाँ से शब्बीर कुमार की जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आया। उस टाइम लक्ष्मीकांत प्यारेलाल कूली फिल्म पर काम कर रहे थे।
फिल्म में अमिताभ बच्चन थे और अमिताभ बच्चन के लिए अक्सर किशोर कुमार ही आवाज दिया करते थे। बट किशोर कुमार इंडस्ट्री के सबसे बिजिएस्ट सिंगर भी थे। किशोर कुमार ने कूली के लिए गाने गाने के वादे तो किए थे, लेकिन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल किशोर कुमार पर पूरा बोझ नहीं डालना चाहते थे। और इधर शब्बीर कुमार भी मोहम्मद रफी के नाम से इतने फेमस हो रहे थे कि उन्होंने शब्बीर कुमार से एक गाना गवाया। ये गाना था मुबारक हो तुमको हज का महीना। इस गाने को शब्बीर कुमार ने इतने शानदार तरीके से गाया कि बाकी के सारे गाने उन्होंने शब्बीर कुमार से ही गवाए। हालांकि जो कूली का गाना था, जो मेन सॉन्ग था, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं, ये तो किशोर कुमार साहब के लिए ही था और उन्हीं से गवाया गया था। बट जब किशोर कुमार ने इस गाने में आवाज दी तो वो बहुत ही थके थके साउंड हुए। तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने किशोर कुमार से कहा कि इसमें बहुत टायर्ड वॉइस लग रही है, हम एक बार फिर से गाने को रिकॉर्ड करेंगे। किशोर कुमार ने हाँ तो कहा, लेकिन उसके बाद किशोर कुमार को कभी टाइम नहीं मिल पाया कूली फिल्म के उस गाने को फिर से गाने का। यही कारण है कि बाद में शब्बीर कुमार से ही टाइटल सॉन्ग गवाया गया। सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं। और अमिताभ के साथ उनकी आवाज खूब जमी, कूली फिल्म भी हिट रही और गाने भी शानदार रहे। और यहाँ से शब्बीर कुमार इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम बन गए थे। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ उन्हें कहा जाने लगा था और जहाँ जहाँ प्रोड्यूसर्स को मोहम्मद रफ़ी जैसे गाने चाहिए थे, वहाँ वहाँ शब्बीर कुमार से गवाया जाता था। इसी बीच उन्होंने गाया सनी देओल की फिल्म बेताब के लिए और आगे चलकर मिथुन दा की फिल्म प्यार जुगता नहीं के लिए भी उन्होंने गाया। इन सभी फिल्मों के सारे गाने सुपर हिट हुए और शब्बीर कुमार इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने लगे थे। लेकिन इस म्यूजिक इंडस्ट्री में कट थ्रोट कंपटीशन होता है। क्या शब्बीर कुमार अकेले थे जो मोहम्मद रफ़ी को अपनी इंस्पिरेशन मानते थे और उनकी तरह गाने की कोशिश करते थे? इंडस्ट्री में सेम टाइम पर कुछ और सिंगर्स भी थे जिनके आवाज की तुलना मोहम्मद रफ़ी से हो रही थी। मोहम्मद अजीज और अनवर, ये दोनों भी तब इंडस्ट्री का हिस्सा थे और की गायकी में भी मोहम्मद रफ़ी का ही फ्लेवर दिखा करता था। कहते हैं कि सबसे ज्यादा अनवर रफ़ी की तरह साउंड करते थे और बाद में फिल्म इंडस्ट्री में मोहम्मद अजीज की भी अच्छी पकड़ हो गई, जिसके बाद शब्बीर को इंडस्ट्री में काम मिलना कम हो गया। हालांकि शब्बीर यहाँ रुके नहीं, उन्हें अगर फिल्म इंडस्ट्री में काम नहीं मिल रहा था तो बाद में उन्होंने शोज करने शुरू कर दिए और शब्बीर की फैन फॉलोइंग सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि यूएई, जर्मनी और अब्रॉड में कई जगह पर थी। जिसके बाद वो बैक टू बैक शोज करने लगे, जहां मिड 80s में शब्बीर ने बहुत सारे गाने गाए, वहीं 90s आते आते उन्होंने कम गाने गाए और फिर तो एकदम से गायब ही हो गए। ईयर 2000 में शब्बीर कुमार की एक बार फिर से याद तब आई जब फिल्म आई हाउसफुल और इस फिल्म में उन्होंने गाना गाया आई डोंट नो व्हाट टू डू। हालांकि इस गाने की चर्चा थोड़ी कम ही रही। बात करें अगर शब्बीर के नाम की तो उन्होंने अपना सरनेम हटाकर कुमार लगाया। इसके पीछे कारण ये है कि वो अपनी पहचान अपने टैलेंट, अपने सिंगिंग के दम पर बनाना चाहते थे और कास्ट के हिसाब से वो अलग थलग नहीं होना चाहते थे। शब्बीर का एक किस्सा बहुत मशहूर है, हालांकि ये किस्सा सच है या झूठ ये तो नहीं कह सकते, बट एक इंटरव्यू में शब्बीर ने कहा था कि जब 1980 में मोहम्मद रफ़ी साहब की डेथ हुई थी तब हजारों लोगों की तरह वो भी मोहम्मद रफ़ी के जनाजे पर पहुंचे थे और जिस वक्त उन्हें दफनाया जा रहा था उस वक्त उनकी खुली कब्र में शब्बीर के हाथ से उनकी गड़ी खुलकर गिर गई थी और यहीं से शब्बीर ने ये मान लिया कि अब मोहम्मद रफ़ी की लेगेसी मुझे आगे बढ़ानी है। ये किस्सा उनका काफी मशहूर है, हालांकि ये किस्सा कितना सच है ये हम नहीं कह सकते हैं। शब्बीर आज फिल्म इंडस्ट्री से दूर रहते हैं, कभी कभार रियलिटी शोज या कॉमेडी शोज में गेस्ट के तौर पर नजर आ जाते हैं, लेकिन YouTube पर जाकर देख लो या फिर रिकॉर्ड्स की किताबें खंगालो, इनके गानों को सबसे ज़्यादा सुना गया है और इनके गानों को आज भी लोग सुनना पसंद करते हैं और इनके गानों की रिपीट वैल्यू है कि एक बार गाना सुनते हैं तो लगता है कि फिर से गाना सुना जाए। हालांकि जहाँ तक शब्बीर की बात है कि वो फिल्म इंडस्ट्री में फिर भी इतने अंडररेटेड क्यों रहे या उनका जिक्र इतना क्यों नहीं होता है, तो इस पर लोगों का कहना है कि क्योंकि शब्बीर अपने ओरिजिनल इमेज नहीं बना पाए, वो मोहम्मद रफ़ी की तरह गाने की कोशिश करते थे, इसीलिए उन पर मोहम्मद रफ़ी की कॉपी या मोहम्मद रफ़ी की मिमिक्री करने का भी एक ठप्पा लगाकर उन्हें बदनाम करने की कोशिश की गई। हालांकि किसी को इंस्पिरेशन मानकर अपनी कला को आगे बढ़ाना कोई गलत नहीं है, क्योंकि मोहम्मद रफ़ी थे ही इतनी बड़ी शख्सियत कि कोई भी उन्हें अपनी इंस्पिरेशन मानेगा। शब्बीर के कौन से गाने आपको पसंद है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर शेयर करें और फिल्म इंडस्ट्री की किस पर्सनालिटी की कहानी आप जानना चाहते हैं वो भी नाम ज़रूर लिखें।